मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन अकाउंटेंसी के बारे में समझेंगे कि अकाउंटेंसी क्या होती है और उसकी नीड क्यों होती है, और साथ ही साथ अपन अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग के जो टर्म्स है, अकाउंट्स की दुनिया में क्या क्या टर्म्स यूज की जाती है, अपन उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग बेटा ये सब होता है कि जैसे जब भी अपन कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप जब भी कोई बिजनेस करते हो और बिजनेस में एक बिजनेस के अंदर लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हर एक चीज को अपन याद नहीं रख सकते, हर एक चीज को अपन अपनी मेमोरी में नहीं रख सकते हैं। तो अपन उससे अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कहीं लिखते हैं, इन रिकॉर्ड में लिखते हैं उसको, और उस लिखने की, रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग कहा जाता है। सिंपल बात अगर अपन करें, ज्यादा किसी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएं, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, है ना, जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं, और उन ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हो, और रिकॉर्ड करते हो किसी सिस्टम के तहत, मतलब किसी सिस्टम को फॉलो करके आप रिकॉर्ड करते हो, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज को आज अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपन बात करते हैं असेट्स। व्हाट इज एन असेट? असेट किसको कहते हैं? असेट्स को अगर अपन हिंदी में बात करें तो हमारी लिए बोली जाती है संपत्ति। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है एनी प्रॉपर्टी और लीगल राइट having some value attached to it। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी लीगल राइट, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, यहां पर दो वर्ड पे फोकस करना है, प्रॉपर्टी पर और लीगल राइट पर। कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई भी आपका कानूनी अधिकार हो, लीगल राइट हो, जिसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू जुड़ी हुई हो, वैल्यू जुड़ी हुई हो, अटैच हुई हो, वो आपके लिए क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। जैसे एग्जांपल हो गया, जमीन हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, ठीक है, या फिर आपने कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस ले रखा है, तो ये सब आपके लिए संपत्ति हो गई या आपके बिजनेस की असेट्स हो गई। ठीक है, तो असेट्स का मतलब एनी प्रॉपर्टी या लीगल राइट जिसकी कोई वैल्यू अटैच होती है, उसको कहते हैं सिंपल बात में असेट्स। अपन अपने डेली यूज में बोलते हैं ये हमारी संपत्ति है। आपके पास कोई प्लॉट पड़ा है तो आप क्या बोलते हो? ये प्लॉट मेरी संपत्ति है। तो उसी तरह से बिजनेस के एंगल से भी देखा जाएगा कि अगर बिजनेस की कोई बिल्डिंग पड़ी है, बिजनेस की कोई मशीन पड़ी है, तो वो बिजनेस के लिए क्या मानी जाएगी? असेट्स मानी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिजनेस असेट्स को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग तरीके से, है ना। असेट्स को क्लासिफाई किया जाता है, तो असेट्स को क्लासिफिकेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका है, असेट्स को क्लासिफाई करते हैं अपन तो करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स की तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज करंट असेट्स, नाउ व्हाट इज नॉन करंट असेट्स, ये समझना पड़ेगा। तो करंट असेट्स मतलब असेट्स which gets converted into cash within a period of 1 year। ठीक है, and non current assets which convert into cash after a period of 1 year। देखो, करंट असेट्स ऐसी असेट्स होती है जिसको कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल से कम का समय लगता है, मतलब 1 साल से कम के समय के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। कैश में मतलब रोकड़े में बदल जाती है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, या फिर जिस असेट्स का टाइम पीरियड 1 साल का होता है वो करंट असेट्स होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्टॉक, जिसको अपन इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। आप जिस भी चीज का बिजनेस करते हो, सपोज मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूं, तो फर्नीचर का मैं बिजनेस करता हूं और मैं अगर कोई टेबल्स, चेयर्स या फिर कोई सोफा सेट वगैरह लेकर के आता हूं, तो ये मेरे लिए गुड्स हो गया,
ठीक है, मान लो मैं 1000 टेबल लेकर के आया जिसमें मैंने 800 टेबल बेच दी, तो 200 टेबल बचेगी, वो कहलाती है स्टॉक। आज मेरे स्टॉक में 200 टेबल बची है, जिसका दूसरा मीनिंग होता है इन्वेंटरी। तो ये जो स्टॉक बचता है ये क्या होता है, ये गुड्स जो होता है ये हर रोज खरीदा जाता है, हर रोज बेचा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार स्टॉक पड़ा है तो वो सालों सालों तक पड़ा ही रहेगा। मतलब वो पैसा आपका लिक्विड हो जाता है, वो पैसा आपका कन्वर्ट हो जाता है ना। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, करंट असेट्स कहते हैं, क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कैश बैलेंस। कैश बैलेंस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास रोकड़ा भी होता है बिजनेस के अंदर, तो वो रोकड़ा अपने आप कैश फॉर्म में है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, करंट असेट्स। आपके बैंक में जो पैसा पड़ा है, ठीक है, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए वो भी क्या कहलाएगा, करंट असेट्स। मतलब ऐसी जो भी चीज जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर, उसको क्या कहलाता है, करंट असेट्स कहलाती है। अब बात करते हैं नॉन करंट असेट्स किसको कहते हैं। तो ऐसी असेट्स जिसको कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल से ज्यादा का समय लगता है नॉर्मली, वो कहलाती है नॉन करंट असेट्स। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो गया बिल्डिंग। आप जिस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हो वो बिल्डिंग आपकी बिजनेस की है। क्या ऐसा होता है कि अपन हर साल नई बिल्डिंग खरीदते हैं और हर साल नई बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं और नया बिजनेस करते हैं? ऐसा नहीं होता। एक बार आप बिल्डिंग खरीदते हो तो बिल्डिंग का कुछ नहीं बिगड़ता 15-20 सालों तक, तो वो बिल्डिंग जो है आपकी 1 साल से ज्यादा समय तक चलती रहती है लगातार, इसलिए उस बिल्डिंग को नॉन करंट असेट्स की डेफिनेशन में कवर किया गया है। ठीक है, बिल्डिंग हो गया। उसके बाद मशीन भी एग्जांपल है नॉन करंट असेट्स का। मशीन की एक बार आप लाते हो, कैसी भी मशीन हो, कितनी भी टेक्नोलॉजी चेंज होती हो, 2-3 साल से पहले तो वो खराब नहीं होती है, वो बेकार या ऑब्सोलीट या फिर प्रचलन से बाहर नहीं होती है। इवन सेल फोन भी 2-3 साल तक चल जाते हैं। ठीक है, तो मशीन्स तो फिर चलती है 4-5-6 सालों तक, तो ये 1 साल से ज्यादा का समय लगता है इसको भी कैश में कन्वर्ट होने में, इसलिए ये भी क्या कहलाती है, नॉन करंट एसेट्स कहलाती है। बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, उसके बाद आपका प्लांट हो गया। कोई आपने प्लांट एस्टेब्लिश किया है तो वो भी सालों सालों तक चलता है। फर्नीचर है, फर्नीचर आप लेकर के आए और वो फर्नीचर जो है वो भी 2-4-5-10 साल तक उसकी लाइफ होती है। कोई भी चीज इतनी जल्दी खराब नहीं होती। मान लो आप चेयर लेकर के आए या रिवॉल्विंग चेयर लेकर के आए ऑफिस में बैठने के लिए, तो वो चेयर एक बार आप लाते हो तो नॉर्मली 5-7-10 साल तक वो चलती है, इसलिए वो नॉन करंट असेट्स होती है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा का होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब असेट्स का एक तरीका है ये देखने का। अब असेट्स का दूसरा तरीका है असेट्स को देखने का, वो मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा तरीका भी अपन देख लेते हैं। दूसरा तरीका हो गया टेंजिबल असेट्स एंड नॉन टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स एंड नॉन टेंजिबल असेट्स। चलिए आगे देखते हैं। असेट्स का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो दूसरे तरीके से अपन ने इसको क्लासिफाई किया है, इसको डिवाइड किया है, वो है टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स ऐसी असेट्स होती है जिसे देखा जा सकता है, सीन और टच्ड, मतलब जिसे देखा भी जा सकता है, जिसे छुआ भी जा सकता है, वो असेट्स होती है टेंजिबल असेट्स। एग्जांपल क्या हो गया इसका? बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग को मैं देख सकता हूं, बिल्डिंग को मैं छू सकता हूं। जमीन को मैं देख सकता हूं, जमीन को मैं छू सकता हूं। मशीन को भी मैं देख सकता हूं और मशीन को भी मैं छू सकता हूं। ये टेंजिबल असेट्स हो जाएगी। जिसको मैं देख सकता हूं, जिसे मैं छू सकता हूं, वो टेंजिबल असेट्स कहलाएगी। ठीक है, अब इंटेंजिबल असेट्स की बात करते हैं। इंटेंजिबल असेट्स का मतलब होता है ऐसी असेट्स जिसे न तो देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। ऐसी असेट्स जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मार्केट में मेरी क्या गुडविल है, मार्केट में मेरी क्या रेपुटेशन है, वो मैं उसे देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, लेकिन मार्केट में जब मैं जाऊंगा तो मेरी गुडविल जो है वो मुझे महसूस होगी। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, एक कोई नॉर्मल परिवार बिजनेस स्टार्ट करता है और एक अंबानी फैमिली कोई बिजनेस स्टार्ट करती है। ठीक है, तो किसका बिजनेस ज्यादा चलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि अंबानी फैमिली का बिजनेस ज्यादा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उनका ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा नाम है, उनके ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा गुडविल है, इस वजह से उनका बिजनेस ज्यादा चलेगा। तो ये भी अकाउंट्स में एक तरह से असेट्स मानी जाती है और इंटेंजिबल असेट्स मानी जाती है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल हो गया पेटेंट्स। ठीक है,
अभी सबसे रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकली, लेकिन मान लो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन निकाल देती है और उसका एक फॉर्मूला बना लेती है, क्योंकि दवाइयां सब जो बनती है वो किसी न किसी केमिकल फॉर्मूले से बनती है। तो अगर वो वैक्सीन बना लेती है तो वो केमिकल फॉर्मूले का पेटेंट्स करवा सकती है। कोई दूसरी कंपनी उसी फॉर्मूले को यूज करके मेडिसिन नहीं बना पाएगी। ठीक है, तो ये जो कंपनी उसकी वैक्सीन बनाएगी उसके लिए पेटेंट जो है एक इंटेंजिबल असेट्स का काम करेगा, इंटेंजिबल असेट माना जाएगा। ठीक है, तो ये है इंटेंजिबल असेट्स, ये है टेंजिबल असेट। दोनों में डिफरेंस यही है, इसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, इसे ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। अब अपन आगे और टर्म्स को डिस्कस करते हैं। ये तो अपने असेट्स की बात हो गई। ठीक है, अब अगला जो टर्म है वो है लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं अपन। लायबिलिटी को भी क्लासिफाई करेंगे, लायबिलिटी को भी समझेंगे, लायबिलिटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है। दूसरी बात हो गई लायबिलिटी की। लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट विच इज पेएबल बाय बिजनेस, विच इज पेएबल बाय बिजनेस। आपके बिजनेस को किसी को कोई पैसा देना बाकी है तो वो आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी माना जाएगा। सिंपल बात है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको किसी को कोई पैसा देना बाकी है तो वो आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है, लायबिलिटी को अगेन दो तरह से क्लासिफाई किया जाएगा, जैसे अपन ने एसेट्स को किया था, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी और एक होगी नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट क्या होगी? करंट मतलब विच इज पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, विच इज पेड विद इन 1 ईयर, जिसका भुगतान 1 साल के अंदर अंदर कर दिया जाएगा, वो तो हो जाएगी करंट लायबिलिटी। और पेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा के समय में पे की जाएगी, वो हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ इसमें। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी जिसका भुगतान 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा तो वो हो जाती है क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने क्रेडिट में परचेज किया होता है। ऐसे व्यक्ति जिनसे आप उधार में माल खरीद के लेकर के आए, उधार में मतलब क्रेडिट पर गुड्स परचेज करके लेकर के आए, तो वो लोग आपके बिजनेस के लिए क्रेडिटर कहलाएंगे। और जब भी कोई आपको उधार देगा तो वो कोई 10-15 सालों का उधार नहीं देता है। ठीक है, वो उधार देगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। ठीक है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर का पीरियड होता है, उसके अंदर अंदर आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। इस वजह से ये करंट लायबिलिटी कहलाती है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होगा? जिसका पेमेंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर होता है। फॉर एग्जांपल, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने लोन ले लिया, मान लो बैंक से आपने टर्म लोन लिया, 15 सालों का टर्म लोन लिया, तो उसका फुल पेमेंट कब होगा? आफ्टर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो ये क्या होता है? 1 साल से ज्यादा की इसकी टर्म होती है, इसलिए वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अभी अपन ने एक एक पॉइंट ही इसका डिस्कस किया है। अब हम आगे इसको लायबिलिटी को अनदर तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अनदर तरीके से क्लासिफाई क्या किया जाएगा देखते हैं अपन। इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी को एक तरह से क्लासिफाई, एक तरह से इस तरह से भी देखा जा सकता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब लायबिलिटी विच इज रिलेटेड टू ऑनर्स, मालिक के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के मालिक के प्रति जो ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी होती है वो इंटरनल कहलाती है। और रिलेटेड टू अदर्स के प्रति जो लायबिलिटी होती है वो कहलाती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कैपिटल। नाउ व्हाट इज कैपिटल, ये बात समझनी होगी आपको। कैपिटल वो चीज होती है, कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। जब भी आप व्यापार चालू करते हो, जब भी आप बिजनेस चालू करते हो, तो जो बिजनेस में पैसा लगाते हो उसको क्या कहता है? कैपिटल कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और बिजनेस में जो भी पैसा लगाते हो उस पैसे को बोला जाता है कैपिटल।
ठीक है। तो सपोज करो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने उसमें 1 लाख रुपए लगाए, तो आप अकाउंटिंग करोगे हमेशा बिजनेस की, तो आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है, ठीक है। मैं उसका मालिक हूं, बिजनेस जो है मेरा वो अलग है, तो अब अकाउंट्स की दुनिया में मुझे अलग व्यक्ति माना जाता है, बिजनेस को अलग व्यक्ति माना जाता है। अगर मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं तो बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि मुझे मेरा पैसा दोबारा लौटा है, और ये इंटरनल लायबिलिटी मानी जाएगी क्योंकि ये किसके प्रति है, मालिक के प्रति है, इसलिए इसको इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब बाहर वालों के प्रति, बाहर वालों मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस के बाहर के जितने भी व्यक्तियों के प्रति जो भी लायबिलिटी है वो सब एक्सटर्नल आती है। जैसे एग्जांपल हो गया लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, ठीक है, या फिर क्रेडिटर्स हो गए, ये भी बाहर के लोग होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट पॉइंट में, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे आप उधार में माल खरीद के लेके आते हो, तो वो भी बाहर के लोग होते हैं, और बैंक वाले भी जो हैं वो बाहर के लोग होते हैं। तो ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी में कवर होता है, ठीक है। आगे अपन कुछ टर्म्स और ले लेते हैं। अगली टर्म है जो अभी अपन ने डिस्कस करी, कैपिटल, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनर in the business at the time of start of business, ठीक है। जो भी मालिक होता है, मालिक बिजनेस में जो पैसा लगाएगा वो भी कब, जब बिजनेस स्टार्ट होती है, जो बिजनेस में पैसा लगाता है मालिक, वो कहलाती है कैपिटल। अब इसका एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस को अपन को समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस में अपनी आएगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है। ये कुछ अमाउंट हो गया, इसमें ऐड होगा प्रॉफिट, ठीक है। इसमें ऐड होगा एडिशनल कैपिटल, ये तो ऐड हो जाएगा, और लेस होगा ड्रॉइंग्स, लॉसेस एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये सब अपन जोड़ लेते हैं यहां पर। और जो लास्ट में इन सब के बाद बच जाएगी उसको कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जो बुलाती है ईयर एंड की कैपिटल। देखो इसको समझते हैं। जब भी साल शुरू होता है, जब साल शुरू होता है तो उस समय जो भी पैसा आपके पास होता है उसको बोलते हैं, मालिक का जो पैसा होता है बिजनेस के अंदर वो कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल, जिसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप बिजनेस करोगे, बिजनेस करोगे तो क्या, तो आप प्रॉफिट कमाओगे या आप लॉस कमाओगे, दोनों में से ये एक ही चीज हो सकती है। तो अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो आपकी कैपिटल और बढ़ जाएगी। भाई मैंने बिजनेस में मान लो पैसा लगाया, मैंने बिजनेस किया, मेरे को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो मेरा बिजनेस की जो मेरा पैसा लगाया वो बढ़ जाएगा, मतलब कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर प्रॉफिट आया तो कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर लॉस आया तो कैपिटल घट जाएगी, ठीक है। अब मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे और पैसे की जरूरत हुई, मैंने बिजनेस में और पैसा लगाया, जिसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो जब मैं बिजनेस में और पैसा लगाऊंगा तो मेरी कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मेरे को बिजनेस में जरूरत नहीं है पैसे की, तो मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अब एक चीज और आ रही है यहां पर, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है जब भी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकालता है उसको कहा जाता है ड्रॉइंग्स। तो ये भी पैसा जो निकालते हैं इससे भी कैपिटल कम होती है, इसलिए इसको भी अपन माइनस करते हैं। फिर जो बचती है वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाती है, ये ईयर एंड की कैपिटल कहलाती है। ये पूरा कैपिटल का सीक्वेंस रहेगा।